चित्तौड़ की रानी पद्मिनी, मेवाड़ की पुत्रवधू कुलवधू रानी पद्मिनी, अनुपम सौंदर्यवती रानी पद्मिनी, शूर, बुद्धिमान, चतुर और राजकारिणी पद्मिनी। आज इनकी कथा मैं आपको सुनाने वाली हूँ। 13th सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली पर हुकूमत हासिल की। राज्य विस्तार के लालच में उसने राजस्थान पर आक्रमण किया, पर खिलजी को हमारे राजपूती शौर्य का अंदाजा नहीं था। उन्होंने बार बार खिलजी को हराया, पर अनफॉर्चुनेटली भारत को लगा हुआ गद्दारी का श्राप। हमें तो अपनों ने लूटा, वरना गैरों में कहाँ दम था। रणथंभौर के राजा हमीरदेव चौहान इनके 2 विश्वासी सेनापति ने ही प्रत्येक योजना और सारे गुप्त दरवाजे खिलजी को दिए। इसका ये नतीजा निकला कि एक भव्य और एक अभेद्य किला खिलजी के हाथ चला गया। उस पर हरा झंडा चढ़ा। खिलजी का अगला लक्ष्य था चित्तौड़, और उसकी वजह थी रानी पद्मिनी। महारानी पद्मिनी के सौंदर्य के बारे में खिलजी भी जानता था। उनकी अभिलाषा खिलजी को थी, इसलिए उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। पर चित्तौड़ भी दक्ष था, सावध था। चित्तौड़ के भावी राजा रतन सिंह पूरी तैयारी के साथ खड़े थे। खिलजी ने चित्तौड़ को घेर लिया और 3 महीना तक खिलजी हिला नहीं और राजपूत भी डट कर खड़े थे। फिर खिलजी ने संधि का प्रस्ताव रखा। उसमें वो अपने कुछ साथीदारों के साथ चित्तौड़ गया और रानी पद्मिनी को देखने की इच्छा व्यक्त की। तब महारानी पद्मिनी ने पानी में अपना प्रतिबिंब दिखाया। वो देखने के बाद खिलजी रानी पद्मिनी को पाने के लिए और भी पागल हो गया। तब उसने छल से, विश्वासघात से अपना दिया वचन तोड़कर राजा रतन सिंह को पकड़ लिया और अपने साथ ले गया। तो ये संदेश भेजा कि आपको अगर आपके राजा चाहिए तो पद्मिनी को मेरे पास भेजो। रानी पद्मिनी जैसी सौंदर्यवती थी, वैसी चतुर भी थी। चित्तौड़ से खत लिखा गया, ठीक है, रानी पद्मिनी अपने 600 दासियों के साथ खिलजी के पास आएगी। पर इन रियलिटी पालकी में 600 दासियां नहीं, बल्कि 600 शूर राजपूत योद्धे निकलने वाले थे। पालकी उठाने वाले भी शस्त्रधारी योद्धे ही थे। खिलजी के डेरे के पास जब ये पालकियां उतरी, तब उनमें से शूर राजपूत योद्धे उतरे और राजा रतन सिंह के पास पहुंचे। उनको छुड़ाकर ले आए और बीच में जो आया उन सबको उन्होंने काट कर मार डाला। और राजा रतन सिंह फिर से चित्तौड़ सही सलामत पहुंचे। इससे खिलजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने अपनी राजधानी से और हजारों सैनिक बुलाए और फिर एक बार पूरी ताकत से चित्तौड़ को घेर लिया। 8 महीने तक खिलजी के सैनिक चित्तौड़ को घेरे हुए थे। चित्तौड़ में अन्न धान्य खत्म हो गया था। बहुत राजपूत योद्धे भी मारे गए थे और चित्तौड़ का कोई मित्र राज्य भी नहीं था। खिलजी ने और हजारों सैनिक बुलाए थे। इसलिए राजपूत लोगों ने एक निश्चय किया, केसरिया। केसरिया यानी जौहर, जिसमें अपनी हार अपनी आंखों के सामने स्पष्ट होती है, लेकिन सरेंडर करके अपनी जान बचाने के रास्ते को ठुकरा कर राजपूत वीर कट के मरने के इरादे से शत्रु पर टूट पड़ते हैं। और दूसरी ओर सभी वीरांगना महिलाएं दुष्ट सुल्तानों की वासना से बचने के लिए अग्नि के कुंड में कूद पड़ती है। उस दिन भी वही होने वाला था। सारे सैनिक हर हर महादेव, जय एकलिंग जी के नारों के साथ शत्रु पर टूट पड़े थे। की संख्या बहुत ही कम थी। सारे राजपूत वीरगति को प्राप्त हो गए। खिलजी जीत गया। बड़ी खुशी के साथ खिलजी पद्मिनी को ढूंढने के लिए महल गया, पर वहां सिर्फ पद्मिनी और महल की सारी 1600 दासियों की हड्डियां और राख बची थी। कर वेश जिन्होंने समर यज्ञ की करी गुहार, टूट पड़े थे मृत्यु पर भी एकलिंग की कर जयकार। हैरान रह गया वक्त भी देखे राजपूतों का शौर्य अपार। चित्तौड़ के जौहर कुंड के जैसे दाहकता दिखलाता है। आज हमारी रग रग में वो रक्त केसरी बहता है। आज हमारे रग रग में वो रक्त केसरी बहता है। तो दोस्तों, हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें स्वतंत्रता ऐसी ही हजारों पद्मिनियों ने जोहर करके और लाखों राजपूत वीरों के बलिदान के बाद मिली है। हम इसे कभी नहीं भूलेंगे, और इसका यही तरीका है कि देश का सत्य इतिहास लोगों के सामने पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।